ये नाम तो कमाल का है ना? जीई वर्नोवा 9HA। हालांकि नाम सुनकर लगता है जैसे किसी इटालियन स्पोर्ट्स कार और रासायनिक तत्व के मेल जैसा हो, लेकिन जीई वर्नोवा 9HA असल में एक जबरदस्त गैस टरबाइन है। पूरी ताकत पर इसका कंप्रेसर हर 10 सेकंड में इतनी हवा खींचता है कि एक गुडियर ब्लिम्प भर जाए। उस विशाल मात्रा की हवा को दबाया जाता है, प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है और उसे टरबाइन ब्लेड्स के बीच से गुजारा जाता है, जो इतनी तेज घूमती हैं कि उनके सिरे साउंड बैरियर को पार कर जाते हैं। और जिस शाफ्ट को वे घुमाती हैं वो एक जनरेटर से जुड़ा होता है जो इतनी बिजली पैदा करता है कि पूरा शहर रोशन हो सकता है। शायद ये सुनने में रोमांचक न लगे, लेकिन है। इसी वजह से हम इस पर एक वीडियो बना रहे हैं। दूसरी पीढ़ी 9HA2 दुनिया में कहीं भी वाणिज्यिक संचालन में चल रही सबसे शक्तिशाली हैवी ड्यूटी गैस टरबाइनों में से एक है। मलेशिया में एक संयंत्र जो इन दोनों के इर्द गिर्द बनाया गया है, उसकी कुल क्षमता 1440 मेगावाट है, जो जीई के अनुसार 3 मिलियन घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है। फिर भी इसकी कहानी एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एचए परिवार एक बड़ी ब्लेड संकट में फंस गया था जब सितंबर 2018 में टेक्सास में एक टरबाइन फेल हो गई, जिससे कई महाद्वीपों के संयंत्रों में निरीक्षण और मरम्मत करनी पड़ी। 9HA2 ने मलेशिया के ट्रैक 4 पावर स्टेशन पर वाणिज्यिक शुरुआत किया, जब इसकी कमीशनिंग प्रक्रिया कोविड-19 के आगमन से टकराई। ये किससे पूछें इस पर निर्भर करता है। गैस टरबाइन इंजीनियरिंग की ऊंचाई, स्वच्छ ग्रिड की ओर पुल या बिजली के लिए जीवाश्म ईंधन जलाने का आखिरी स्मारक। आइए देखें इसे कैसे बनाया गया और क्या गलत हुआ, और प्रशंसित 9HA के लिए आगे क्या है। 60 के पार दौड़। 60% का आंकड़ा गैस से चलने वाली बिजली की दुनिया का 4 मिनट मील है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में एक संयुक्त चक्र संयंत्र जो अपने ईंधन ऊर्जा का आधा हिस्सा बिजली में बदल देता था, उसे उत्कृष्ट, वास्तव में बेहतरीन माना जाता था। लेकिन 60% से आगे जाना, उसी गैस से करीब 20% ज्यादा बिजली निकालना, किसी कठिन पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। लेकिन किसी के लिए ऐसा करने का एक प्रोत्साहन था। 60% से आगे हर एक अंश संयंत्र की पूरी उम्र में करोड़ों डॉलर के बराबर होता। जीई वर्नोवा दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। अप्रैल 2024 में जनरल इलेक्ट्रिक के 3 हिस्सों में बंटने पर यह स्वतंत्र हुई और विमानन कारोबार जीई एरोस्पेस बना रहा। जीई आंशिक रूप से एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक से निकली, जिसे थॉमस एडिसन ने स्थापित किया था। वर्नोवा नाम वीईआर, वर्डे, वर्डेंट और नोवा लैटिन नोवस या नया से बना है। यह ब्रांडिंग कम कार्बन ऊर्जा के नए युग का संकेत देती है। इस वीडियो के संदर्भ में इस दावे को कुछ हद तक बहस योग्य माना जा सकता है, जैसा कि हम देखेंगे। जुड़े रहें। जीई वर्नोवा गैस टरबाइन, विंड टरबाइन, ग्रिड उपकरण व पावर जनरेशन सिस्टम बनाती है। एचए क्लास मशीनों ने संयुक्त चक्र दक्षता का रिकॉर्ड 60% से ऊपर कई बार तोड़ा है और 9HA2 प्लांट रेटिंग्स 64% से ज्यादा हैं। जीई ने 21वीं सदी की शुरुआत में वेल्स में इसे हासिल करने का पहला गंभीर प्रयास किया। पोर्ट टालबोट के पास 2003 में शुरू हुए बैगलान बे प्लांट ने कंपनी की शुरुआती एच क्लास टरबाइन चलाई और दिखाया कि उच्च दक्षता के लिए जरूरी ज्यादा फायरिंग तापमान संभव है। ब्लेड्स को भाप से ठंडा किया जाता था, जो अंदरूनी मार्गों से होकर गुजरती थी और हॉट सेक्शन में धातु को सुरक्षित रखती थी। लेकिन इसके लिए स्टीम साइकिल और टरबाइन के बीच जटिल पाइपों की जरूरत होती थी। सिस्टम ने काम किया, लेकिन खरीदार हतोत्साहित हुए और स्टीम कूल्ड एच कुछ इंस्टॉलेशनों तक ही सीमित रहा। 2010 के शुरुआती सालों में जीई इंजीनियरों ने ग्रीनविल, साउथ कैरोलिना और बेलफोर्ट, फ्रांस में नया तरीका अपनाया, जिसे उन्होंने HA हाई एफिशिएंसी एयर कूल्ड नाम दिया। विचार था कि स्टीम कूल्ड हॉट सेक्शन हटाकर एयर कूलिंग अपनाई जाए और घाटा, ज्यादा फायरिंग टेम्परेचर, बेहतर सुपर एलॉय, थर्मल बैरियर कोटिंग्स और ब्लेड वेन्स पर सख्त टॉलरेंस से पूरा किया जाए। साधारण प्लम्बिंग, कम इंटरफेस टरबाइन जिसे यूटिलिटी बिना जटिल सपोर्ट सिस्टम के आसानी से इंस्टॉल व ऑपरेट कर सकें। इस विकास ने जीई की F और H क्लास टरबाइनों के दशकों के अनुभव का लाभ उठाया। निर्णायक फुल लोड वैलिडेशन प्रोग्राम जीई की ऑफ ग्रिड टेस्ट फैसिलिटी ग्रीनविल में हुआ, जहां 9HA को अक्टूबर 2014 से मार्च 2015 तक विभिन्न कंडीशनों में टेस्ट किया गया। फिर जून 2015 में बेलफोर्ट में सार्वजनिक अनावरण हुआ। इमैनुअल मैक्रों, उस समय फ्रांस के आर्थिक मंत्री, ने पहली 9HA टरबाइन पेश की,
जो इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस के नए कंबाइंड साइकिल प्लांट के लिए बुशाम्स उत्तरी फ्रांस में बेल्जियम सीमा के पास लगाई जानी थी। बुशाम्स प्लांट पुराने कोयला स्टेशन के बगल में स्थित है, जिसे नया गैस ब्लॉक बदलने वाला था। ये पुराने को नए से बदलने का स्पष्ट उदाहरण है। इस 9HA की पहली पीढ़ी को रचनात्मक रूप से 9HA1 नाम दिया गया। बुशाम्स 2016 की शुरुआत में शुरू हुआ और आंकड़े वही थे जिन्हें जीई एक दशक से हासिल करने की कोशिश कर रहा था। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी वाले परीक्षण में संयंत्र ने लगभग 594 मेगावाट के समायोजित आउटपुट पर 62.22% शुद्ध दक्षता हासिल की। इसने 605 मेगावाट का अधिकतम शुद्ध आउटपुट दिखाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे सबसे कुशल कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट माना। दक्षता का 1% अंक ज्यादा नहीं लगता जब तक आप इसे एक ऐसे संयंत्र की 30 साल की संचालन अवधि में नहीं फैलाते जो 24 घंटे गैस जलाता है। बुशाम्स के पैमाने पर यह प्रतिशत हर साल लाखों घनमीटर गैस की बचत और प्रति मेगावाट घंटे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करता है। बिजली कंपनियों और जीई के प्रतिस्पर्धियों ने इसे नोटिस किया। बुशाम्स की उपलब्धि ने HA प्लेटफॉर्म को वह मानक बना दिया जिसे बाकी सबको पीछे छोड़ना था और जीई के अंदर इसने एक नई समस्या खड़ी कर दी। 9HA1 ने इस कॉन्सेप्ट को साबित कर दिया था। अगला कदम उसी आर्किटेक्चर का बड़ा वर्जन बनाना था जिसमें बड़े कंप्रेसर से ज्यादा हवा और हर यूनिट से अधिक मेगावाट निकले। यही 9HA2 बना। कैसे जगह पर खड़ा जेट बिजली बनाता है? ठीक है, चलिए इसका काम करने का तरीका दोबारा देखते हैं। अगर आप इसका हाउसिंग और जनरेटर हटा दें तो यह पैसेंजर जेट के पंख के नीचे लगे इंजन जैसा दिखता है। हवा को सामने से अंदर खींचा जाता है। इसे एक के बाद एक कंप्रेसर ब्लेड्स की कतारों से दबाया जाता है। फिर इसे कंबस्टर्स की एक रिंग में प्राकृतिक गैस के साथ मिलाया जाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है। गर्म गैस उसी शाफ्ट पर लगे ब्लेड्स की दूसरी पंक्ति से होकर गुजरती है और जैसे जैसे वह फैलती और ठंडी होती है वह उन ब्लेड्स को हजारों चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से घुमा देती है। वो शाफ्ट एक साथ दो चीजें चलाता है, सामने वाला कंप्रेसर जो चक्र के लिए लगातार हवा देता रहता है और दूसरी तरफ एक जनरेटर जो उस घुमाव को बिजली में बदल देता है। मुख्य थर्मोडायनामिक विचार वही है जैसा फ्रैंक विटल और हांस वॉन ओहेन ने 1930 के दशक में विमान प्रणोदन के लिए विकसित किया। जहां विमान इंजन थ्रस्ट के लिए मशीनरी का उपयोग करता है, वहीं 9HA घूर्णन शाफ्ट पावर के लिए डिजाइन है। वह शाफ्ट जनरेटर चलाता है जो बिजली ग्रिड पर भेजता है, विमान को नहीं। अगर आप यह चक्र अकेले चलाएं तो इसे इंजीनियर सिंपल साइकिल ऑपरेशन कहते हैं। 9HA2 इस तरह लगभग 571 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, वो भी करीब 44% थर्मल एफिशिएंसी पर। बाकी ऊर्जा एग्जॉस्ट स्टैक से 600 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप पर गर्म गैस बनकर निकलती है। यहीं से प्लांट का दूसरा भाग शुरू होता है। एग्जॉस्ट हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर में जाकर दूसरी टरबाइन के लिए भाप बनाता है। यह प्लांट पर निर्भर है कि गैस व स्टीम टरबाइन अलग जनरेटर या एक ही शाफ्ट जनरेटर चलाएं। जीई के रेफरेंस 1x1 कॉन्फ़िगरेशन में एक सिंगल 9HA2 लगभग 838 मेगावाट की रेटिंग वाले कंबाइंड साइकिल ब्लॉक और 64.1% नेट एफिशिएंसी को सपोर्ट कर सकता है। इस काम को करने वाले हार्डवेयर का आकार समझना तब तक काफी मुश्किल है जब तक आप उसके पास खड़े न हो, जो शायद आप नहीं करेंगे। तो ये रही एक तस्वीर। सिर्फ 9HA टरबाइन लगभग 12 मीटर लंबी और 450 टन वजनी है, जो पूरी तरह लोडेड एयरबस A380 के बराबर है। इतनी बड़ी होने के कारण इसे बेलफोर्ट से खास रेलगाड़ियों और बार्ज से भेजना पड़ता है, क्योंकि आम ट्रक इसे नहीं ले जा सकते। अंदर की स्थिति बिल्कुल ही चरम होती है। हॉट सेक्शन में फायरिंग तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस 2732 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है, जो निकेल आधारित सुपर अलॉय के मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा है, जिससे ब्लेड्स बनते हैं। ब्लेड्स इसलिए बच पाते हैं क्योंकि हर एक ब्लेड खोखला होता है और उसके अंदर कूलिंग पैसेज का जाल ड्रिल और कास्ट किया गया होता है। उसी टरबाइन की शुरुआती स्टेजों से निकली कंप्रेस्ड एयर पैसेजों से होकर ब्लेड की सतह के छोटे छेदों से बाहर आती है और एक पतली सुरक्षात्मक परत बनाती है। धातु के ऊपर एक सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग की परतें छिड़की जाती हैं, जो मिलीमीटर के 1 अंश जितनी पतली होती हैं, और यह कोटिंग मिश्र धातु को गैस स्ट्रीम से इंसुलेट करती है। इस दौरान ब्लेड के सिरे करीब 1200 मील प्रति घंटे की गति से घूमते हैं। ये समुद्र तल पर मैक 1.5 के बराबर है, जो ऊंचाई पर उड़ने वाले ज्यादातर फाइटर जेट से तेज है, और ये ब्लेड निरीक्षणों के बीच महीनों तक लगातार इसी गति से चलते हैं। इस सब को एक साथ रखने के लिए बहुत सारी टॉलरेंस होती हैं,
क्योंकि घूमते हुए ब्लेड और स्थिर केसिंग के बीच की दूरी को बेहद कम रखना पड़ता है। बहुत कम क्लियरेंस होने पर जब पुर्जे गर्म होकर फैलते हैं तो उनके आपस में टकराने का खतरा रहता है। बहुत ज्यादा क्लियरेंस होने पर गर्म गैस ब्लेड के सिरों के चारों ओर से निकल सकती है, जिससे दक्षता कम हो जाती है। विशाल रोटर को भी अत्यधिक सटीकता के साथ संतुलित करना पड़ता है ताकि विनाशकारी कंपन को रोका जा सके, जो काफी तीव्र हो सकता है। एक आधुनिक 9HA में सैकड़ों सेंसर लगे होते हैं जो कंपन, तापमान, दबाव, ब्लेड टिप क्लियरेंस और एग्जॉस्ट की संरचना की निगरानी करते हैं। ये सेंसर एक नियंत्रण प्रणाली को डेटा भेजते हैं जो हर सेकंड कई बार ईंधन प्रवाह और वायु स्टेजिंग को समायोजित करती है। नियंत्रण कक्ष के ऑपरेटर सैकड़ों मील दूर से वही रियल टाइम डेटा देख सकते हैं और GE वर्नोवा के मॉनिटरिंग केंद्र दूसरे महाद्वीप से भी ऐसा कर सकते हैं। यही उस वाक्य के पीछे है जिसमें कहा गया है कि एक जेट इंजन पूरे शहर को ऊर्जा देता है। इसमें विमान इंजन की भौतिकी है। स्थिर बिजली उत्पादन के लिए किया गया अनुकूलन ही वह चीज है जो फ्रांस या मलेशिया की एक इमारत में एक शाफ्ट को घुमाने से एक महानगर को रोशन करने में सक्षम बनाता है। 9HA2 के पीछे सबसे बड़ा दांव यही है। बुशार्ड का रिकॉर्ड ठीक वही साबित हुआ जिसकी GE को उम्मीद थी। प्लांट चालू होने के 2 साल में HA क्लास टरबाइनों को जापान के निशिनागोया भेजा गया, जहां चूबू इलेक्ट्रिक दुनिया के सबसे बड़े कंबाइंड साइकिल स्टेशनों में से एक बना रहा था। पेंसिल्वेनिया से टेक्सास तक पूरे अमेरिका में कई नए गैस प्लांटों तक भी उन्हें भेजा गया और ऑर्डर ताइवान, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और चीन के कई जगहों से भी आए। 2017 तक GE बेची जा चुकी या सेवा में मौजूद दर्जनों HA यूनिट्स का हवाला दे सकता था और ये प्लेटफॉर्म उसकी पावर डिवीजन का मुख्य उत्पाद था। लेकिन GE पावर, जिसे 2024 में GE वर्नोवा बनने तक इसी नाम से जाना जाता था, इंजीनियरिंग हथियारों की दौर में प्रवेश कर चुका था। मित्सुबिशी हिताची पावर सिस्टम्स अपनी J क्लास टरबाइनों को बढ़ावा दे रहा था, वहीं सीमेंस अपनी उन्नत मशीनें विकसित कर रहा था। हर 10वां प्रतिशत अंक एक जबरदस्त मार्केटिंग हथियार बन गया था और हर बड़ा नया कॉन्ट्रैक्ट कड़ी टक्कर होती थी। GE को अपनी गति बनाए रखनी थी और उसने अक्टूबर 2017 में ऐसा किया। कंपनी ने HA परिवार के उन्नत संस्करणों की घोषणा की, 9HA2 और 7HA2, जिनकी कंबाइंड साइकिल दक्षता 64% से अधिक बताई गई थी। पुनः डिजाइन करने से बड़े कंप्रेसर के माध्यम से अधिक हवा गुजारी गई, फायरिंग तापमान बढ़ाया गया और हॉट सेक्शन कूलिंग को इसे संभालने के लिए फिर से तैयार किया गया। 9HA2 इस रेंज में सबसे ऊपर था। सिंपल साइकिल में 571 मेगावाट और कंबाइंड साइकिल ब्लॉक में 800 मेगावाट से अधिक रेट किया गया। किसी यूटिलिटी कंपनी के लिए ये बहुत आकर्षक है। एक 9HA2 ब्लॉक वो काम कर सकता है जिसके लिए पहले 2 छोटी टरबाइनों की जरूरत पड़ती थी, जिसमें कम नींव डालनी पड़ती है, कम सहायक सिस्टम लगाने पड़ते हैं और पूरे सिस्टम को चलाने के लिए छोटी टीम चाहिए होती है। लेकिन यही एकीकरण एक समस्या भी था। एक ही शाफ्ट पुराने मल्टी यूनिट का आउटपुट देने पर ऑफलाइन करने से पूरा ब्लॉक बंद हो जाता है। बंदी की योजना ग्रिड की मांग के अनुसार महीनों पहले बनानी होती है, लेकिन अचानक समस्या आने पर कुछ सेकंड में शहर जितनी क्षमता सिस्टम से हट जाती है। 9HA2 भी एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट दांव से जुड़ा हुआ था। 2015 में GE ने ऑलस्टम के पावर बिजनेस का $10 अरब में अधिग्रहण किया, जिसमें उसकी स्टीम टरबाइन, ग्रिड और सर्विस ऑपरेशंस शामिल थे। संयुक्त कंपनी अब दुनिया में बिजली उत्पादन उपकरणों की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता बन गई थी और इसकी भविष्यवाणी थी कि 2020 के दशक तक उच्च दक्षता गैस टरबाइनों की मांग बनी रहेगी। एल्स्ट्रॉम डील के वक्त GE के CEO जेफ इमिल्ट ने कंपनी के भविष्य का एक बड़ा हिस्सा उस मांग के पूरे होने पर दांव लगाया था। 9HA2 उस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह GE की यूनिट थी जिसे यूटिलिटीज को नई गैस प्लांट योजना में प्राथमिकता देनी थी और इसी मानक पर मित्सुबिशी व सीमेंस की तुलना होनी थी। प्लेटफॉर्म को इतनी हद तक धकेलने से हॉट सेक्शन में गलती की गुंजाइश नहीं थी। कंबस्टर में हर अतिरिक्त डिग्री और ब्लेड टिप पर हर मीटर प्रति सेकंड उन हिस्सों पर दबाव बढ़ाता था जो लॉ के सबसे करीब थे। सबसे पहले फील्ड में स्टेज 1 टरबाइन ब्लेड्स टेस्ट होने थे जो कंबस्टर से निकली गर्म गैस से सबसे पहले टकराते हैं और हॉट सेक्शन में सबसे ज्यादा दबाव सहते हैं, और यहीं से कुछ परेशानियां शुरू होने लगीं जब ब्लेड्स फेल हो गए। सितंबर 2018 में टेक्सास के एक्सेलॉन के कोलोराडो बेंड 2 और वुल्फ हॉलो 2 प्लांट्स में ऑक्सीकरण की वजह से फर्स्ट स्टेज टरबाइन ब्लेड्स प्रभावित हुईं और 4-7HA टरबाइनों को ऑफलाइन करना पड़ा। प्रभावित ब्लेड्स में ऑक्सीकरण की समस्या आ गई, जिससे वे अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से खराब हो गईं।
जीई ने बाद में कहा कि उसने 2015 में इस समस्या की पहचान कर ली थी और इसका समाधान उसने पहले से इस्तेमाल हो रहे कास्टिंग तरीके से किया, जो अन्य टरबाइन मॉडलों पर भी लागू किया गया था। टेक्सास में एक यूनिट में ब्लेड फेल होने से टरबाइन सेवा से बाहर हो गई। 4-7 टरबाइन मरम्मत के लिए बंद की गई और ये कार्रवाई जल्द ही विदेशों तक फैल गई। रॉयटर्स ने बाद में कम से कम 18 टरबाइनों की पहचान की जिन्हें बंद किया गया था या जिन पर ब्लेड का काम होना था। हालांकि जीई ने अपने पूरे बेड़े का कुल आंकड़ा देने से इनकार कर दिया। ऑपरेटरों के लिए यह बाधा काफी बड़ी थी। प्रभावित प्रत्येक एचए ब्लॉक की सैकड़ों मेगावाट क्षमता अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं थी। अंततः जीई ने 7 एचए, 9 एचए और 9 एफबी बेड़ों में ब्लेड की समस्याओं के समाधान के लिए $480 मिलियन अलग रखे। जीई की इंजीनियरिंग प्रतिक्रिया 2 अलग रास्तों पर बढ़ी। अल्पावधि में कंपनी ने संशोधित कोटिंग केमिस्ट्री और बदली हुई एप्लीकेशन प्रक्रिया के साथ रिप्लेसमेंट ब्लेड्स बनाए और उन्हें प्रभावित ऑपरेटरों को उतनी ही तेजी से भेजा जितनी जल्दी ग्रीनविल कास्टिंग लाइन उन्हें तैयार कर सकती थी। लंबी अवधि में हॉट सेक्शन का डिजाइन बदला गया, जिसमें ब्लेड पर कूलिंग एयर वितरण और थर्मल बैरियर को धातु से जोड़ने के तरीके बदले गए। मरम्मत के बाद फ्लीट 2019 में फिर सेवा में आई और इसके बाद के वर्षों में ऐसी कोई और विनाशकारी ब्लेड विफलता रिपोर्ट नहीं हुई। हालांकि कॉर्पोरेट नुकसान की भरपाई करना कठिन रहा। ब्लेड की समस्या सामने आने से पहले ही जीई पावर 1 साल से ज्यादा समय से घाटे में चल रही थी। जैसे जैसे यूटिलिटीज ने पवन और सौर ऊर्जा के लिए ज्यादा अनुबंध करने शुरू किए, वैश्विक गैस टरबाइन बाजार में गिरावट आने लगी थी। अल्स्टॉम का एकीकरण बजट से ज्यादा खर्च और देरी से हो रहा था और अक्टूबर 2018 में इस डिवीजन ने अल्स्ट्रॉम संपत्तियों पर $22 अरब की गुडविल राइट डाउन ली। ब्लेड संकट इन सब के ऊपर आ गया। उसी समय जीई में नेतृत्व भी बदला। जॉन फ्लैनरी, जिन्होंने जेफ इमेल्ट से सिर्फ 14 महीने पहले मुख्य कार्यकारी का पद संभाला था, उन्हें जीई बोर्ड ने 1 अक्टूबर 2018 को हटा दिया और उनकी जगह लैरी कल्प को नियुक्त किया, जो कंपनी के 126 साल के इतिहास में जीई चलाने वाले पहले बाहरी व्यक्ति बने। कल्प को एक ऐसी पावर डिवीजन विरासत में मिली जो पीछे हट रही थी और एक प्रमुख उत्पाद लाइन जिसकी विश्वसनीयता की छवि अभी काफी कमजोर पड़ गई थी। इसके बाद कर्मचारियों में कटौती हुई, जो बेल्फोर की उस फैक्ट्री तक पहुंच गई जहां एचए परिवार असेंबल होता है और मैक्रो ने 3 साल पहले दौरा किया था। मई 2019 में जीई ने साइट पर लगभग 1000 नौकरियां समाप्त करने की योजना बनाई, जो कुल कार्यबल का 1/4 था। फ्रांसीसी यूनियनों ने हड़ताल की। सरकार ने जीई अधिकारियों को पेरिस बुलाया और राजनीतिक प्रतिक्रिया महीनों चली। फ्रांसीसी हड़ताल पर जाना, वो प्लांट जिसे जीई की यूरोपीय निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण माना जाता था, अब एक ऐसे बाजार की स्पष्ट कीमत बन गया था जो बदल चुका था। लॉकडाउन के दौरान पहला प्रज्वलन हुआ। रिकवरी की शुरुआत न बेल्फोर्ट से हुई न ग्रीनविल से। यह जोहर के दक्षिणी तट की पुनः प्राप्त औद्योगिक भूमि से आई, जहां मलेशियाई यूटिलिटी कंपनी 9HA2 के लिए पहला व्यावसायिक संयंत्र बना रही थी। इस परियोजना को पहले ट्रैक 4A कहा गया। बाद में इसका नाम जोहर के शासक के नाम पर सुल्तान इब्राहिम पावर प्लांट रखा गया। यह स्थल पसिर गेडोंग में था, जो सिंगापुर के पास एक औद्योगिक बंदरगाह है, जहां साफ दिन पर जलडमरू मध्य के पार शहर की स्काईलाइन दिखती थी। इस स्थल की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण का ठेका ताइवान की CTCI कॉरपोरेशन को मिला और प्लांट के केंद्र में जीई ने 2 9HA2 टरबाइन सप्लाई की थीं। कागजों पर आंकड़े सरल थे। 2 टरबाइन, 2 हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर, 2 स्टीम टरबाइन, जिनसे कुल 1440 मेगावाट उत्पादन होता था। कुल परियोजना लागत लगभग 1.1 बिलियन थी। पूरा होने पर यह दुनिया का पहला चालू 9HA2 प्लांट और मलेशिया का सबसे बड़ा सिंगल कंबाइंड साइकिल ब्लॉक होगा। यूनिट 1 ने मार्च 2020 में पहला प्रज्वलन हासिल किया, लेकिन उसी महीने मलेशिया में कोविड-19 के कारण मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर लग गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, विशेषज्ञों की पहुंच और सप्लाई चेन बाधित हुई और सिंगापुर ने अप्रैल की शुरुआत में अपने सर्किट ब्रेकर प्रतिबंध लगाए। परियोजना पूरी नहीं रुकी, लेकिन मूल कमीशनिंग योजना का पालन असंभव हो गया। साइट को सप्लाई करने वाली सप्लाई चेन, कमीशनिंग की निगरानी के लिए फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले जीई विशेषज्ञ और CTCI सब कॉन्ट्रैक्टर्स की बारी-बारी वाली शिफ्टें, ये सब एक ही समय पर रुक गईं। समस्या ये है कि 9HA2 का कमीशनिंग इस तरह रोका नहीं जा सकता,
क्योंकि ब्लेड और सील्स विशेष गैस परिस्थितियों के अनुसार मिलाए जाते हैं। कंट्रोल सिस्टम को लोड पर लाइव ट्यूनिंग चाहिए और नए जनरेटर को कई हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से ग्रिड से जोड़कर परखा जाता है। अगर हम बीच में छोड़ते तो शेड्यूल अनुबंध में तय वाणिज्यिक संचालन तिथि से आगे बढ़ता और पेनल्टी लगती। इसके बाद जुगाड़ से चलाया गया कमीशनिंग अभियान शुरू हुआ, जो हर हफ्ते बदलते सार्वजनिक स्वास्थ्य नियमों के तहत हुआ। ग्रीनविल और बेलफोर्ट में जीई के इंजीनियरों ने सुरक्षित रिमोट वर्क लिंक के जरिए प्लांट के कंट्रोल सिस्टम से कनेक्ट किया और साइट पर मौजूद मलेशियाई टेक्नीशियनों को वीडियो कॉल पर प्रक्रियाएं समझाईं, अक्सर स्थानीय समयानुसार सुबह 3 बजे, ताकि इंजीनियरों के काम के घंटों से मेल खाया जा सके। स्थानीय कर्मचारियों ने मूल योजना की अपेक्षा कहीं ज्यादा जमीनी काम संभाला। सीटीसीआई ने मलेशियाई इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियनों, इलेक्ट्रीशियनों और टरबाइन ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण तेज किया और साइट पर कार्य समूहों के बीच कड़ी जोनिंग लागू की, ताकि पॉजिटिव केस आने पर प्रोजेक्ट न रुके। टरबाइन बिल्डिंग में महीनों तक सुरक्षा उपकरण पहनना जरूरी था। क्रू रोटेशन सामान्य शिफ्ट पैटर्न के बजाय क्वारंटीन अवधियों के हिसाब से फिर से तय किए गए, लेकिन शेड्यूल बना रहा। यूनिट 1 ने 1 जनवरी 2021 को संचालन शुरू किया। यूनिट 2 ने 19 फरवरी को। पासिर गेडोम में बना प्लांट करीब 30 लाख लोगों को, जो मलेशिया की आबादी का 10वां हिस्सा है, बिजली देने में सक्षम था। नवंबर 2021 में पावर मैगजीन ने सदर्न पावर जनरेशन प्लांट को वर्ष का प्लांट चुना। 9HA2 बेलफोर्ट की एक स्लाइड डेक से मलेशियाई ग्रिड में चलती हुई एक इकाई तक पहुंच गया था और उसने ये सब उद्योग के अब तक के सबसे खराब कमीशनिंग हालातों के बीच किया था। डेडलाइन वाला पुल। मलेशिया के बाद ऑर्डर बुक बढ़ी। इंडोनेशिया के जावा 1 पावर स्टेशन ने 760 मेगावाट के कंबाइंड साइकिल प्लांट के लिए 2 9HA2 टरबाइन चुनी और एशिया व फारस की खाड़ी में भी HA क्लास की परियोजनाएं आईं। जावा 1 चालू होने तक टरबाइन बेचने वाली कंपनी को दोबारा आकार दिया जा रहा था। 2021 में जीई ने 3 व्यवसायों में विभाजन की घोषणा की और अप्रैल 2024 में पावर, रिन्यूएबल्स और ग्रिड डिवीजनों को जीई वर्नोवा के नाम से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर एक स्वतंत्र कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया। HA प्लेटफॉर्म नई कंपनी के गैस पावर व्यवसाय का प्रमुख उत्पाद बन गया। 2016 में बेशान के रिकॉर्ड के बाद यूटिलिटी कंपनियों की 9 HA2 से अपेक्षाएं बदल गई हैं। शुरुआती बिक्री की रणनीति थी कि बाजार में सबसे अधिक दक्षता के साथ लगातार बेस लोड मिले। अब रणनीति लचीलापन है। संयुक्त चक्र विन्यास में 9 HA2 गर्म शुरुआत से लगभग 28-30 मिनट में पूरी क्षमता पर पहुंच सकता है और टरबाइन रेटेड क्षमता के 30% पर भी स्थिर आउटपुट देती है, जो मांग या मौसम बदलने पर बढ़ सकती है। जीई वर्नोवा एक पार्क मोड क्षमता का प्रचार करता है, जो टरबाइन को न्यूनतम ईंधन खपत पर घुमाता रहता है, ताकि जब हवा कम हो जाए या सौर क्षेत्र बादलों से ढक जाए तो कुछ ही मिनटों में लोड बढ़ाने के लिए तैयार रहे। यही लचीलापन वह कारण है कि जिन देशों में बड़ी मात्रा में पवन और सौर ऊर्जा जोड़ी जा रही है, वहां के ग्रिड योजनाकार अभी भी इन यूनिट्स को खरीदते हैं। आधुनिक संयुक्त चक्र संयंत्र प्रति मेगावाट घंटे 350-400 किलोग्राम CO2 और सामान्य कोयला संयंत्र लगभग 900 किलोग्राम CO2 उत्सर्जित करता है। 1980 के दशक के कोयला ब्लॉक को 9 HA2 से बदलने पर प्रति यूनिट उत्सर्जन आधे से ज्यादा घटता है और तेज रैंपिंग से ग्रिड अधिक नवीकरणीय ऊर्जा अपना सकता है, बिना प्रदूषित रिजर्व पर निर्भर हुए। 2024 में चालू किया गया 9 HA2 लगभग 30 वर्षों की डिजाइन लाइफ रखता है। गैस पाइपलाइनों, LNG टर्मिनलों और उसे ईंधन देने के लिए बने दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों का अपना अलग जीवन काल होता है। इतने बड़े हर नए प्लांट से जीवाश्म ईंधन का दहन 2050 के दशक तक जारी रहता है, जबकि तब तक उसके अधिकतर ग्राहक देश नेट जीरो का वादा कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के नेट जीरो परिदृश्य में बिना उत्सर्जन नियंत्रण वाले गैस आधारित बिजली उत्पादन में तेज गिरावट का अनुमान है। जीई वर्नोवा का जवाब हाइड्रोजन है। HA प्लेटफॉर्म को प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन के मिश्रण को जलाने में सक्षम बताया जाता है। आज के कंबस्टर्स को मानक सेटअप में लगभग 50% हाइड्रोजन वॉल्यूम अनुसार के लिए योग्य माना गया है और 100% हाइड्रोजन क्षमता के लिए एक रोड मैप तैयार है, जिसमें कंबस्टर अपग्रेड और फ्यूल सप्लाई शामिल हैं। कई घोषित परियोजनाएं जैसे यूटा की इंटरमाउंटेन पावर इसी रूपांतरण को ध्यान में रखकर बन रही हैं। सबसे कठिन हिस्सा फ्यूल सप्लाई है। 9 HA2 में बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन जलाने के लिए ग्रीन या लो कार्बन हाइड्रोजन उत्पादन, समर्पित पाइपलाइनों या ऑन साइट इलेक्ट्रोलाइजर और ऐसे स्टोरेज की जरूरत होती है जो ऐसी गैस को संभाल सके
जो उन जोड़ों से भी रिस जाती है जिन्हें प्राकृतिक गैस पूरी तरह सील कर देती है। इस स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में HA टर्बाइनों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। आने वाले 20 वर्षों में इन प्लांट्स का भविष्य इंजीनियरिंग से ज्यादा उन पर बन रही नीतियों पर निर्भर करेगा। एक 9 HA2 लो कार्बन ग्रिड की ओर ले जाने वाला लचीला पुल भी बन सकता है, या एक फंसी संपत्ति जो ऐसे ईंधन पर कर्ज चुका रहा है जिसे ऑपरेटर अब नहीं जला सकते। 9 HA2 एक लंबी विरासत लेकर चलता है, दशकों से चली आ रही अधिक दक्षता की खोज जो बगानबे और बेशान से होकर गुजरी थी। ब्लेड संकट जिसने GE की सबसे गहरी कॉर्पोरेट कठिनाइयों के दौरान पूरे HA बेड़े में निरीक्षण और मरम्मत को मजबूर किया, और महामारी के दौरान पासरगेडोंग का कमिश्निंग जिसने मलेशियाई ग्रिड से पहला व्यावसायिक 9 HA2 प्लांट जोड़ा। इंजीनियरिंग उपलब्धियां पूरी तरह से स्थापित हो चुकी हैं। एक 9 HA2 लगभग 571 मेगावाट बिजली बनाता है, जबकि संयुक्त चक्र ब्लॉक करीब 838 तक पहुंचता है। ये असाधारण तापमान, दबाव व घूर्णन बलों को नियंत्रित करता है, जबकि मशीनरी से हजारों घंटों तक विश्वसनीय संचालन की अपेक्षा होती है। 9 HA2 का 50 साल बाद क्या अर्थ होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि फैसले अभी राजधानियों में हो रहे हैं, GE में नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा प्रधान ग्रिडों के लिए बैकअप जनरेशन, सही ईंधन आपूर्ति और कंबस्टर अपग्रेड के साथ हाइड्रोजन हेतु तैयार एक समाधान, या जीवाश्म ईंधन टर्बाइनों का आखिरी शिखर। GE वर्नोवा 9 HA2 को ईंधन अधिक कुशलता से जलाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि दुनिया तय कर रही है कि ईंधन आखिर कितने समय तक या क्या बिल्कुल भी जलाना है। धन्यवाद।